नमस्कार। आज मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि योगी जी जब एमपी थे तो इन्होंने जो जो काम किए हैं उसमें पब्लिक का भला ही किया है, नुकसान नहीं किया। और मुलायम सिंह की सरकार थी, इस सरकार ने योगी जी को अरेस्ट करा दिया था और इतने झूठे केस लगा दिए थे कि जिसके बारे में चर्चा करना असंभव है। परंतु उसके बाद योगी जी अपना काम करते रहे और अपने काम में जैसे पंचायत लगती है ऐसे पंचायत लगा के जो भी इसके पास को केस आता था उसको सुलझाते थे। और गोरखपुर में सब लोग बहुत सुखी थे, परंतु दुखी वो थे जिनको जूठा खाने की आदत थी। मुलायम ने अपनी ज़िंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। जितना भी यूपी के अंदर भ्रष्टाचार मुलायम के राज में हुआ, इतना तो मायावती के राज में भी नहीं हुआ। परंतु जैसे ही मुलायम सेंटर में आ गया और अपने बेटे अखिलेश को गद्दी संभाली, तो अखिलेश ने तो मुलायम से भी ज़्यादा गंद फैलाना शुरू कर दिया। यानी सारे के सारे जो लुटेरे थे उनको अपने साथ ले लिया। अब इन लुटेरों ने यूपी में लूटपाट इतनी की है कि जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। अब एक इसमें सबसे बड़ा काम ये किया कि जितने मुसलमान थे ये तो सब इसके घर के हो गए, और जो असल हिंदू थे वो इसके दुश्मन हो गए। जमीनें हड़पना, लड़कियों से बलात्कार करना, और दिन में भी छीना झपटी होती थी। और रोड तो एक कहावत थी, कोई पूछता है यूपी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो जहाँ सड़क में गड्ढे आने शुरू हो गए वहाँ से यूपी स्टार्ट हो गई। ये था अखिलेश के राज में। और इसके जो मुख्यमंत्री थे अपने आप बने हुए, इनकी नहीं चलती थी। इनके पास जो जिसने यूनिवर्सिटी बनाई थी, जवाहर यूनिवर्सिटी, उसी की चलती थी। और इसने कितने गरीबों की ज़मीन हड़पी, कितनों के घर तोड़ाए, कितनों की दुकानें तोड़ाई, कितनों को जेल बजाया। ये काम अखिलेश का था। और कितना लूटपाट की, ये सारी देन अखिलेश की थी। परंतु योगी जी जब 2017 में मुख्यमंत्री बने तो इसने सबसे पहले यही कहा कि जो भी लुटेरे हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, ये या तो यूपी छोड़ के चले जाएं
या फिर सीधे भगवान के पास जाने के लिए तैयार हो जाएं, या जेल में सड़े। अब जैसे जैसे ये शिकंजा कसते गए, उग्रवाद कम होने लगा और जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी थे वे दूसरे स्टेटों में जाके अरेस्ट होने शुरू हो गए। वो सारी कांग्रेस की और अखिलेश की देन थी। और आज यूपी कितना अच्छा है कि दिन को रात को जब मर्जी जाए को डर नहीं है। परंतु जब से 2024 में इलेक्शन में इसने 37 सीटें ले ली, उसके बाद कितना उग्रवाद फैला दिया इसने। आज यूपी के अंदर मुसलमान तो ये कहते हैं कि हमारा तो अन्नदाता अखिलेश है, परंतु मैं मुसलमानों से बता दूं कि अखिलेश आपका अन्नदाता नहीं है, ये आपको कब्र में लेने वाला यमराज है। क्योंकि गलत काम आपसे कराएगा अपनी कुर्सी लेने के लिए। कुर्सी तो इसको मिलनी नहीं, अब जो इसने जब तक कुर्सी लेनी थी वो मिल ली, अब इसके बाद कुर्सी नहीं मिलेगी। और ये सोचता है कि मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा यूपी का, वो भी नहीं बनना। और जो जो इसने दुष्कर्म किए हैं इनकी सजा इसको ऐसे मिलेगी जैसे केजरीवाल को मिल रही है। अब जो अभी केस इसका चालू हुआ जिसमें इसको बुलाया है पेशी पे, इसमें केस जब सिरे चढ़ेगा तो जेल में तो जाना ही पड़ेगा। योगी जी ने कितनों को मुफ्त राशन बांट रहे हैं, कितनों को घर दिए हैं, कितनों को सिलेंडर दिए हैं और कितनी लड़कियों की शादियां की हैं। और यूपी की जनता भी बड़ी हेरा फेरी वाली है। बहन भाई की भी शादी क्लियर करवा दी उसने कागजों में, जबकि 7 दिन में पैसा लेने के लिए। और मैं इस बात के लिए योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपने स्टाफ के ऊपर भरोसा किया, जबकि स्टाफ इसका अखिलेश के कहने पे चलता था। और अभी जो ये 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को हानि हुई, ये सारी अंदर के स्टाफ से हुई। स्टाफ ने हेरा फेरी की है। यदि स्टाफ हेरा फेरी ना करता तो बीजेपी की कम से कम 72 से 80 के बीच में सीटें आती, इससे ऊपर भी हो सकती थी। परंतु जो अंदर का स्टाफ था और कुछ पुलिस अफसर थे ऐसे जो कि इसके कहने पे चलते थे, उसकी वजह से जो बीजेपी को हानि हुई है, इसने नजायज फायदा उठाया। और जितने भी अब इसके बाद कांड हुए सब मुसलमान हैं। किसी हिंदू ने कांड नहीं किया, मुसलमान ने किया। और मुसलमानों का पीछे ये ऐसे जाता है जैसे इसकी माँ के पेट से पैदा हुए हैं। मैं आज यूपी की पूरी जनता से एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि आप सनातन धर्म को मानिए, और जो मुल्ला मुस्लिम नमाज पढ़ने वाले हैं इनसे जितनी आप कन्नी काटेंगे उतने सुखी रहेंगे। जो योगी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, ये बात बिल्कुल सही है। जितना आप इसको बढ़ावा देंगे अखिलेश को,
उतने आप अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारेंगे। यदि आप अखिलेश को दरकिरार कर दें, इसकी पार्टी को कोई भी वोट ना दे, और जैसे हरियाणा में आम पार्टी की जमानतें जब्त हुई, ऐसे इसकी भी जमानतें जब्त हो जाए, और योगी जी 27 तक इतना अच्छा यूपी को बना सकता है कि जो एक राम राज्य कहलाएगा। और आज यूपी के अंदर वक्फ बोर्ड के नाम से जो मुसलमानों ने ज़मीनें घेर रखी हैं, वो सारी ज़मीनें छूट जाएंगी। अखिलेश और जितने भी उग्रवादी मुसलमान हैं, ये सारे के सारे गड्ढे में ऐसे गिरेंगे जैसे अंधेरे कुआं के अंदर मेंढक कूदते हैं, ऐसे कूदेंगे। क्योंकि अखिलेश की सह पे और राहुल की सह पे जो मुसलमान उग्रवाद कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, गोली कांड कर रहे हैं, अब इनको भगवान में नहीं बख्श सकता। यहाँ से यदि उसके पास भी चले गए तो भगवान भी इनको नरक में भेजेगा, दोबारा जीवन दान नहीं देगा। योगी जी ने औरतों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए जो काम किए हैं, इनकी जितनी सराहना की जाए उतनी थोड़ी है। और सबसे बड़ी बात योगी जी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 या 3 घंटे सोते होंगे, जैसे मोदी जी सोते हैं, इससे ज़्यादा नहीं सोते। ये हर जगह की प्लानिंग करते रहते, कहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ क्या करना है। और आज तक सनातन धर्म में यूपी के अंदर जितना योगी के आने के बाद परिवर्तन हुआ, इतना कभी नहीं हुआ। चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे बीजेपी की सरकार रही, चाहे समाजवादी पार्टी रही, चाहे बहुजन की रही, परंतु जो कर्म अब योगी ने करके दिखा दिया, ये किसी ने नहीं दिखाया। इससे पहले चाहे हमारे बीजेपी के प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने हों, चाहे कांग्रेस के बने हों, इन्होंने इतनी उपलब्धि प्राप्त नहीं की जितनी कि योगी जी ने की। योगी जी का सीधा काम है कि जहाँ धर्म हो रहा है वहाँ हानि नहीं है, जहाँ कुकर्म हो रहा है वहाँ हानि है। उनको साम धाम वेद जिस भी रास्ते से सुधारने की कोशिश करते हैं। और आज यूपी में काफ़ी अच्छा परिवर्तन आ गया है। और जिन जिन मुसलमानों को इसने बढ़ावा दिया था, अब वो मुसलमान भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। परंतु योगी के अंदर हमदर्दी है कि जो झुक गया उसको माफ़ कर देते हैं। और मैं योगी जी से एक निवेदन कर रहा हूँ कि अब माफ़ी किसी को नहीं देनी। जिसने गलत काम किया या तो जेल में सड़े या सीधा ऊपर जाए, और जेल में भी उनको बैठाओ मत। जैसे अंग्रेजों के टाइम पे चक्कियाँ चलती थी, ऐसे चक्की चलाओ, जो मर्जी काम करो, उनसे काम लो, बैठा के खाना मत खिलाओ। अंग्रेजों के टाइम पे जो सज़ा दी जाती थी उससे भयंकर सज़ा दो। आज हमदर्दी उसी से करो जो इंसान को इंसान समझे। जो इंसान को इंसान नहीं समझता
उसके साथ किसी किस्म की हमदर्दी मत करना। और सुप्रीम कोर्ट में जो आपके ऊपर रोक लगाई थी कि आप किसी का घर नहीं गिरा सकते, तो आपको इस रोक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन्होंने नाजायज कब्जे करके घर बना रखे हैं, इसमें आपका कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, आप उसको गिराइए। और जो स्टाफ आपका काम करने वाला है उससे तो काम लीजिए। जो काम चोर है, रिश्वतखोर है, उनको आप रिटायर कर दें तो ही अच्छा है। क्योंकि यूपी में बदनामी वही कर रहे हैं जो अखिलेश के, कांग्रेस के और बहुजन समाज पार्टी के पिट्ठू हैं। इन पिट्ठुओं को यदि आप निकाल दें तो मैं कहता हूं कि यूपी में राम राज्य आ गया। ऐसे राम राज्य तो अभी है, उसको हम नहीं कह सकते नहीं है, परंतु जो दुष्ट प्रभाव के बैठे हुए हैं, जब तक इनको नहीं निकाला जाएगा तब तक यूपी में हम पूरे कामयाब नहीं होंगे। और जो आपने फैसला लिया कि जो अपनी प्रॉपर्टी का, अपने परिवार का पूरी हिस्ट्री ना बताएंगे, उनकी तनख्वाहें बंद की हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ। जब तक को पूरा रिजल्ट नहीं आता इनको एक भी पैसा न दे और ड्यूटी पूरी ले। और ड्यूटी में जो नहीं आता है उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन ले। और आज आपने हिंदू धर्म को जो मान्यता दिलाई है और जो आगे मिल रही है, ये सब आपकी देन, मोदी जी की देन, धीरेन्द्र जी की देन और आरएसएस की देन है। यदि आप इस नियम को अपना लें कि जो भी धर्म बदल के गलत काम कर रहा है उसको जेल में डाल दें। जैसे मुसलमान होके हिंदू का नाम रख के होटल चला रहे हैं, कंटीनें चला रहे हैं, जूस पिला रहे हैं, उसमें थूक रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, ऐसे को तो डायरेक्ट जेल में डालना चाहिए। इनकी इंक्वायरी बाद में, पहले जेल में डाल दो। और जेल में भी जाके इनको खाली नहीं बैठाना है, इनसे काम लो। बहुत से काम है, 4 मुलजिमों के ऊपर 4 ही पुलिस वाले होने चाहिए, एक मुलजिम के पीछे एक पुलिस वाला होना चाहिए, तब ये काम करेंगे। यदि पुलिस वाला भी हेरा फेरी करता है, इनकी हमदर्दी करता है, तो उसको भी सजा दो। मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। आज एक मेरा बहुत ही दीर्घ चोर है, मियाँ बीबी है दोनों, जिसका नाम सुनील झा और बिंदु झा है। इन्होंने पैसा लूट लूट के आपके यूपी में एक फार्म हाउस बनाया है, जिसमें कत्यानी चैनल के 20 से पैसा चोरी करके बनाया है। और ये बुलंदशहर में पड़ता है और इसकी चारों तरफ से बाउंड्री भी कर रखी है। इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और ये पहले दूरदर्शन में था, वहाँ भी इसने चोरी की थी, वहाँ से निकाला गया, जेल में भी रहा। अब कत्यानी चैनल के मालिक ने इसकी जमानत दे के इसको लाया था, तो उसका पता नहीं कितने करोड़ रुपया इसने लूटा है।
चैनल पे पैसा नकद लेता था, चेक से पैसा जो जाता था उससे भी पैसा अपने खाते में डाल के तब वो देता था। और इसकी औरत बिंदु एयरपोर्ट पे कत्यानी चैनल के मालिक के पास नौकरी करती थी, वहाँ भी हेराफेरी करती रही। और इन्होंने दुनिया को बेवकूफ़ बना के इतना पैसा लूटा, इतनी जायदाद बना रखी दिल्ली के अंदर और यूपी के अंदर कि जब आप इसकी इंक्वायरी कराएंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि इतने भ्रष्टाचारी तो यूपी के अंदर हमारे मुलाजिम नहीं थे जितना अत्याचारी ये है। और दोनों में रात को नींद नहीं आती इनको। जब मैं वहाँ कत्यानी चैनल में अपना प्रोग्राम देने आता था तो बार बार ये शिकायत करते हमें नींद नहीं आती। तो मेरे पास तो जड़ी बूटियों से इलाज होता, मैं वो दवाइयाँ दे के करा रहा था। और मेरे को एक दिन भी किसी वहाँ के मुलाजिम से बात नहीं करने दी। जैसे मैं वहाँ जाता था तो अपने पास बैठाते थे, जितनी देर प्रोग्राम होना उतनी देर तक मेरे पास बैठे रहते थे। और उसके बाद मुझे गाड़ी में बैठा के भेज देते ताकि इसका कोई भेद ना खुल जाए, कोई मुलाजिम बता ना दे। और जब इसको 2014 में कत्यानी चैनल ने इसको निकाला और इसकी औरत को भी निकाल दिया, तो मेरे पास रोने लगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, आपके पास जगह है, चैनल मैं बना लेता हूँ, आप उसको देखो। तो इन्होंने मेरे को धोखे में लेके 8 करोड़ 24 लाख रुपया खर्च करवा दिया और चैनल अपने नाम से करवा लिया, औरत के नाम से और अपने साले के नाम से। और जबकि EOW में इसका केस चला, इसको अरेस्ट किया, इसकी औरत को एक कपल ACP था, औरत को नहीं अरेस्ट करने दिया, उसको भगाते रहे। तो इसको हाई कोर्ट ने 2 करोड़ 21 लाख रुपए जमा करवाने को कहा था, फिर जमानत देंगे। वो पैसा अभी तक जमा नहीं हुआ और वो केस भी 30 हजारी में चल रहा है। अभी तक उसकी 4 सीट नहीं हुई, तरीक पे तरीक लेते हैं, हर तरीक पे कहते हैं आज हमारे पास ये कागज नहीं, आज हमारे पास ये नहीं है। हर तरीक पे वकील भी बदल देता है। जो नया वकील आता है कहते हैं मुझे कागज चाहिए। उसी में आज 2024 हो गई, अक्टूबर महीने की आज अभी तक उसकी 4 सीट नहीं हुई। केस तो पता नहीं कितने साल चलेगा। अब मेरा आपसे दोनों हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप इस मेरे बताए गए विचार पे ध्यान दें। बुलंदशहर से बिंदु झा के नाम से ज़मीन है या इसकी लड़की के नाम से ज़मीन है, किसके नाम से है, झा तो उसमें ज़रूर आएगा। और ये ज़मीन 2013-14 में खरीदी है और इसकी चारों तरफ की बाउंड्री भी कुरा करके अंदर इसने गौशाला भी बना रखी थी, भैंसों की डेयरी भी बना रखी थी। परंतु जो इसके पास इनकी देख रेख करने वाले उनको तनख्वाह नहीं देते थे, वो डेयरी भी मेरा ख्याल अब बंद है। परंतु यदि आप इसकी इंक्वायरी शुरू से करवाएंगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि बिंदु झा और सुनील झा कितने चोर हैं। और आज इनकी मदद करने के लिए EOW में
हैदर अली, राधे श्याम और कपल, ये थे और उनसे मदद लेते थे। और हेड ऑफिस में सतीश गोरचा, जिसने मेरे को कहा कि आपका केस नहीं बनता। तो उसके बाद 2018 में सतीश गोरचा की जगह पे प्रवीण रंजन ये आए। उनका पीए रणजय जी थे। उन्होंने केस को पढ़ा, जो कि दूसरे आईओ ने, पवन लाकड़ा ने बनाया था। उसने कहा ये केस तो बिल्कुल जेन्युइन है, ये केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। केस रजिस्टर्ड होने के बाद कोर्ट में जब केस लगा तो उसके बाद इसको रेस्ट कराया गया। रेस्ट कराने के बाद एक हाई कोर्ट गए जमानत के लिए। हाई कोर्ट से 2,21,00,000 रुपये जमा करवाने को कहा। उन्होंने जमा नहीं कराया और बिंदु झा को और इसको जमानत मिल गई। अब अभी तक 30,000 में केस चल रहा है। तरीकों पे तरीक पड़ रही है, अभी तक चार्जशीट नहीं हुई। और मैं एक नारी वैद हूँ। नमस्कार। सभी दर्शकों से निवेदन है कि मैं नारी वैद हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड हैं। कैंसर की और किडनी की दवाई पेटेंट है। यदि किसी को हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है तो जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसी दिन डायलिसिस बंद हो जाता है। यदि किसी का कैंसर 90% तक पहुंच गया है तो जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन उसका 10% कम हो जाता है। और मेरी दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। छोटा मोटा रोग है तो 15 दिन, बिगड़ा हुआ रोग है थोड़ा तो 1 महीना, ज़्यादा बिगड़ा हुआ है तो 2 से 3 महीने। और जिसका उपचार कहीं पूरे संसार में नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। एलोपैथिक में किसी भी रोग की दवाई नहीं जो जड़ से कट जाए। एक बार जिस रोग की दवाई आपने स्टार्ट करा ली, वो जब तक आप जिएंगे तब तक खानी पड़ेगी, उसकी खुराक बढ़ती जाएगी। अब इनको 1954 में जवाहरलाल जी ने जो कानून बनाया था कि एलोपैथिक से इलाज करो, आयुर्वेद को छोड़ दो। अब हम डॉक्टरों को दोष कैसे दे सकते हैं? इनको जो पढ़ाया है, जो इन्होंने सीखा, वही काम कर सकते हैं। अब इनको पता कि अंग खराब होगा, उसको काट दो, इतना काम तो कर देंगे। परंतु वो ठीक जख्म हो ना हो, वो इनकी जिम्मेदारी नहीं है। यही हमारे आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी का है कि उनको भी किसी को नाड़ी का ज्ञान नहीं है। थ्योरी पढ़ी, थ्योरी के अनुसार जो फार्मेसी दवाइयाँ बना के देती हैं और लिखती है ये फलाने रोग की ये दवाई है, उनको देते हैं। उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो ठीक हो ना हो। परंतु मेरे आश्रम में हर एक रोग की जिम्मेदारी है। जिस रोगी का 90% तक कैंसर होता है, उसको तो मैं उसी दिन 10% आराम कर देता हूँ। और जिसका पांडु रोग है, पेट में पानी भरा हुआ, सुइयों से निकालना पड़ता है, जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन से टट्टी पेशाब दोनों रास्ते खुल जाते, पानी निकलना शुरू होता है। महीने 1.5 महीने रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। गठिए का मरीज है जो 4 पाई पे एड़ियाँ रगड़ रहा है, जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन उसकी दर्दों में 20 से 25% परमानेंट आराम मिल जाता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, चलना फिरना अपना काम करना शुरू कर देता है। मंदबुद्धि बच्चे जो, जिनको डॉक्टर ने कह दिया
कि बच्चा ना बोलेगा, ना सुनेगा, ना चलेगा फिरेगा, आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। जिनको डॉक्टर ने ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करके बेहोश कर रखा था, वो भी मेरे आश्रम में आके आप सुखी जीवन जी रहे। परंतु मेरे आश्रम में सबसे बड़ी विशेषता है कि परहेज बहुत सख्त है। ठंडा पानी नहीं पीना, छना हुआ आटा नहीं खाना, धुली हुई दालें नहीं खानी, नॉर्मल खाना खाना पड़ता है। चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियां, हरी सब्जियां पत्तेदार ज़्यादा खानी पड़ती हैं, और मैदे की चीज़ों से बिल्कुल परहेज रखना पड़ता है। पानी जब पीना हल्का गर्म पीना, और लहसुन प्याज अदरक का प्रयोग अधिक से अधिक करना, कच्चे का। चाहे किडनी है, चाहे गठिया है, चाहे हार्ट अटैक है, चाहे बीपी हाई है, चाहे लो है, चाहे जख्म बिगड़े हैं, चाहे नसुर है, इन सब की भराई करता है लहसुन प्याज अदरक। और जो कहते हैं कि हम लहसुन प्याज अदरक नहीं खाते या हम लहसुन प्याज नहीं खाते, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रखी हैं सब गलत है। आप जो एलोपैथिक दवाई खाते हैं उसमें होता है बिच्छू का जहर, कोबरे सांप का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा। उससे आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता, उसका आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता, उससे कोई आपका देवी देवता रुष्ट नहीं होता। सुबह जो आप दातन करते हैं उसमें मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा है। परंतु स्वस्थ विचार में लहसुन प्याज अदरक का नाम मैंने त्रिवेणी रखा हुआ है। त्रिवेणी में स्नान करने से भले ही आपको पापों से मुक्ति मिले ना मिले, परंतु लहसुन प्याज अदरक खाने वाले को किसी किस्म का रोग नहीं व्यापता। अब कोई भी रोग है, यदि आप लहसुन प्याज अदरक का रस निकाल के 2-2 चम्मच शहद में मिला के 4-5 बार दिन में ले लेते हैं, तो कोई कीटाणु यदि सांस के द्वारा आपके अंदर चला गया तो वही नष्ट हो गया। लहसुन प्याज अदरक कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए, खून को साफ करने के लिए, पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए और शरीर में ताकत देने के लिए अमृत के समान है। आज चाहे स्वाइन फ्लू ले, चाहे डेंगू ले, चाहे चिकनगुनिया ले, चाहे बुनियादी बुखार ले, चाहे टीबी ले, लहसुन प्याज अदरक जितना आपको लाभ देगा इतने और कोई दवाई नहीं देगी। और ये इलाज पूरी उम्र नहीं चलता, किसी को महीना, किसी को 1.5 या 2 महीने, रोग समाप्त हो गए, दवाइयाँ बंद हो गई। आज मैंने डंके की चोट पे एलोपैथिक से, आयुर्वेद से, यूनानी से, होम्योपैथी से एक ही निवेदन किया कि जिस रोगी का उपचार कहीं नहीं उसका मेरे पास है। परंतु यहाँ पे ना तो टेस्ट रिपोर्ट लानी, ना मुंह से बोलना, ना खानदानी बताना। मेरे पास आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में नाड़ी परीक्षण में हो जाते हैं। फिर उसके अनुसार मैंने दवाइयाँ बनाई हैं, खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, दांत मंजन है, ये सब जड़ी बूटी हैं। और ये दवाई लेने के 10 सेकंड में दवाई अपना असर दिखाना शुरू करती है। अब बहुत जगह कहावत है कि एलोपैथिक में एकदम राह मिल जाता है, आयुर्वेद में टाइम लंबा लगता है। बिल्कुल झूठ है। असली आयुर्वेदिक दवाई है तो 10 सेकंड में अपना असर दिखा देती है। एलोपैथिक दवाई आपको किसी भी रोग को दबाने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम लेती है। परंतु मेरे स्वास्थ्य विचार की दवाइयाँ 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेती। जैसे आपके मुंह में छाले हैं, दांत हिल रहे हैं,
खाना खाया नहीं जा रहा है, जीभ पे गड्ढे पड़ गए हैं, तो इसमें तो आपको मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं, आप घर में ही इसका उपचार कर सकते हैं। कि पहले आप मीठा सोडा घर में कम से कम आधा पौना किलो जरूर रखना चाहिए। और अमरूद का पेड़ चाहे आप गमले में लगाएं या जमीन आपके पास तो उसमें लगा लें। पहले तो आप मीठा सोडा 1 गिलास 15 से 18 डिग्री गर्म पानी में मिला के उसके गरारे कर लें। गरारे करने में आधा घंटा लगाएं। अब आपके मुंह में जो दर्द था, जीभ पे छाले थे, मसूड़ों से खून आता था या दांत हिलते थे, आपको तकलीफ होती थी, उसमें आपको कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाएगा। उसके बाद आप अमरूद के नरम पत्ते लेके चबाएं, लुगदी बनाते जाएं और जो उसका रस है उसको अच्छी तरह मुंह में घुमा के थूकते जाएं। फिर उसके बाद दोबारा मीठा सोडा गुनगुने पानी में डाल के गरारे करें। उसके बाद शुद्ध शहद आपके पास तो रुई शहद में भिगो के जीभ पे और जहाँ जहाँ छाले वहाँ रख लें। अब इसके बाद आप नमक मिर्च से भी खाना खाएं, आप सी नहीं कर सकते। आपको स्वाद तो पूरा आएगा कि मिर्च का भी स्वाद आएगा, नमक का भी स्वाद आएगा और खाने का पता लगेगा मैं खाना खा रहा हूँ, परंतु आपको दर्द नहीं होगा। खाना खाने के बाद फिर दोबारा आप मीठे सोडे का पानी में डाल के गरारे करें। उसके बाद 4-5 पत्ते अमरूद के चबा के अच्छी तरह कूड़ा करें। उसके बाद फिर शहद रुई में भिगो के रखें। अब आपको जीभ पे कहीं भी किसी का दर्द नहीं रहेगा। आज जो गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, दांतों का पारिया, ये सब आपको मन गढ़ंत तरीकों से दवाइयाँ खाने की देन है। यदि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको माँ बाप की, दादा दादी की, नाना नानी की, मामा मामी की, भाइयों की, चाचा ताई की, सबकी हिस्ट्री बतानी पड़ती है। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा, इसमें किसी की हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं पड़ती। नाड़ी परीक्ष में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग मिलेगा वो सब दवाइयाँ दी जाएंगी। और इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है और 15 दिन में दवाई खत्म करनी पड़ती है। खाना खाएं ना खाएं, दवाई खानी पड़ेगी। ये रोटी का भी काम करती हैं, क्योंकि जड़ी बूटियाँ जहाँ पे हम जन्म लेते हैं वहाँ का जलवायु, रहन सहन और जड़ी बूटियाँ हमारे हर एक रोग का उपचार करती हैं। जहाँ पे जो रोग ज़्यादा फैलता है वहाँ पे वो जड़ी बूटी भी ज़्यादा होती है। आज पूरे संसार में नाड़ी वैद्य तो बहुत कहलाते हैं कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, परंतु नाड़ी का ज्ञान पूरा नहीं है। मुझे नाड़ी ज्ञान सीखने में 7 साल लगे थे, जिसमें मुझे नाड़ी का ज्ञान शुरू हो गया था और पूरा नाड़ी ज्ञान 10 साल में आ गया था। आज जिसका 12 घंटे पेट खाली होता है, नाड़ी परीक्षण में मैं 5 सेकंड में बता देता हूं कि आपको ये रोग इतना पुराना है और ये आपने गलती की है, इसकी सजा है। तो तभी मैं कहता हूं कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, ये मेरा काम है। जो कार्य कोई नहीं कर सकता उसको मैं करके दिखाता हूं और मुझे दिखाने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगते हैं। उसी में रोगी स्वयं कह देता कि हाँ मुझे अब इतना आराम है। और जब डॉक्टर कहते हैं कि आपका लास्ट स्टेज का कैंसर है
परिवार वालों को कहते जाओ घर में अब सेवा करो इसकी, जितने दिन ये बेचारा सांस ले रहा है। परंतु जब वो मेरे पास लाते तो उसी दिन उसको 10% आराम मिल जाता है। 15 दिन की दवाई दी जाती, उसमें 40 से 50% आराम मिल जाता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे में एक कमी है कि मैं किसी एक रोग की दवाई नहीं देता। जितना रोग पैर के तलुए से सिर के बाल तक पकड़ा जाएगा वो सब दवाइयाँ इकट्ठी देता हूँ। और उन्हीं दवाइयों की देन है कि रोगी जैसे पानी में को डूब रहा है और एक तिनका फेंक दिया उसके सारे उस साइड में लग जाता है, ऐसे रोग से मुक्ति पा लेता है। आज जिन औरतों को, जिन मर्दों को मेडिकल ने कह दिया था कि आप संतान पैदा नहीं कर सकते, आज उनके घर में 3-3, 4-4 संतानें हैं। जिन औरतों का यूट्रस निकाल के फेंक देते थे, जो औरत मेरे पास आई है और ऑपरेशन का उसका महीना बचा है, महीने बाद जब वो जाएगी तो उसको यही कहते हैं कि आपको रसौड़ी नहीं है, क्योंकि ये मेरे हाथ के देन नहीं है, ये देन है जड़ी बूटियों की। मैंने जड़ी बूटियों की जो शोध की है, ये 10,000 जड़ी बूटियाँ हैं, खान पान में, रहन सहन में, सब चीज़ों में। और आज जो सबसे ज़्यादा चर्म रोग फैलता जा रहा है, ये आपके पहनावे की देन है। यदि आप सूती कपड़ा पहनते हैं तो जिंदगी में चर्म रोग कभी हो ही नहीं सकता। और जिसको चर्म रोग हो भी जाए, सूती कपड़ा पहनना शुरू करे और बकैन के पत्तों को पानी में उबाल करके जितने गर्म पानी से आप नहा सकते उतने से उससे स्नान करना शुरू करें। और तेल जो मालिश के है वो मैं टीवी के माध्यम से बताने लगूँ तो मुझे 2 घंटे का टाइम चाहिए, इतना है नहीं। मेरे आश्रम में आके तेल लें, वो उसकी मालिश करें। जिस दिन आप बकैर के पत्तों से स्नान करेंगे और मेरे तेल की मालिश करेंगे, उसी दिन आपकी खुजा जो थी, चर्म रोग जो था, वो ऐसे साफ होना शुरू होगा जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको साफ कर देते हैं, ऐसे साफ हो जाएगा। आज पूरे संसार के अंदर एक्जिमा इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है कि जिसके बारे में हम गणना नहीं कर सकते। मर्द है चाहे औरत है, गुप्त अंगों में एक्जिमा बहुत ज़्यादा फैल रहा है। किसी के पूरे शरीर में फैल रहा है, किसी के सिर में फैल रहा है। तो मेरे पास संसार का कोई रोग ऐसा नहीं जिसकी दवाई नहीं है, परंतु दवाई तभी मिलेगी जब नाड़ी परीक्षण होगा, 12 घंटे पेट खाली रह गए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण किया 1 बूंद भी पानी मुंह में नहीं जाए, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करें। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ, 12 के बाद मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करता। उसमें जो भी रोग मिलता है दवाइयाँ दी जाती हैं। जब रोगी दवाई लेता है, खाता है, तो उसी दिन रोगी को 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है कि आपको ना तो कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी, ना परिवार की हिस्ट्री बतानी, ना मुंह से बोलना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में होती है। फिर उसके अनुसार वो दवाइयाँ दी जाती हैं। और दवाइयाँ देने के आधे घंटे के अंदर रोगी एक ही बात कहता है कि स्वामी जी हमने बहुत इलाज करवाया, परंतु जो असर आपकी दवाइयों का देखा हमने,
वो असर किसी की दवाई में नहीं मिला। और जो हमें सुबह पानी पी के भी अच्छा पेट नहीं साफ होता, आपकी दवाई खाने के बाद पेट ऐसे साफ हो गया जैसे तेज बारिश आने पे नदी में बाढ़ आके उसके किनारे बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते, ऐसे हमें पेट लग रहा है। जिसका पेट पत्थर जैसा होता है वो भी धुली रुई जैसा मुलायम हो जाता है। ये जड़ी बूटियों की देन है, मेरी देन थोड़ा नहीं है। और मैं टीवी के माध्यम से सब जड़ी बूटियों को बताता हूँ कि इस जड़ी बूटी से काम कर लो, इससे ये कर लो, इससे ये कर लो। तो इसमें से 80% रोगी अपने रोग का अपने घर में बैठे बैठे उपचार कर रहे हैं। जिनका 10 से 15 हज़ार रुपये की महीने की दवाई जाती थी डॉक्टरों से, वो दवाइयाँ बंद हो गई। जब वो डॉक्टर उन रोगियों को फ़ोन करते हैं कि भैया आपकी दवाई ख़त्म होगी, रोग बढ़ जाएगा, दवाई ले जाओ, तो वो डॉक्टरों को एक ही जवाब देते हैं कि हमने जितना आपका कर्जा देना था दे चुके हैं, अब हमने स्वस्थ विचार से दवाई ला के खाई है, अब हम बिल्कुल रोग मुक्त है, हमें दवाई की आवश्यकता नहीं है। तो डॉक्टर बड़ी गालियाँ भी निकालते हैं। कई बार फ़ोन पे मेरे से झगड़ा करने की कोशिश करते हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ कि देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ, गायत्री जप और मृत शिवनी जप करता हूँ, हवन करता हूँ। 2 घंटे से ज़्यादा मैं मरीजों को नहीं देखता। जैसे आप सारा दिन मरीजों को देखते हैं और उनको बहकाते हैं, रोग को दबाते हैं, रोग काटते नहीं है। मेरा काम है रोग को काटना। तो जो भी कोई वैद्य, डॉक्टर, हकीम अपने आप को कराता मेरे पास आया, जब नाड़ी परीक्षण किया तो मैंने उनको कहा कि आप दूसरे का इलाज करें जब आप खुद ही मरीज हैं। आपकी नाभि इतनी साइड में है, आपका लीवर इतना काम कर रहा है, आपकी तिल्ली इतना काम कर रही है, आपके खून में इतना गाढ़ापन है, तो शर्मिंदे होकर चले जाते हैं और उनकी हिम्मत नहीं होती कि हम आगे प्रश्न करें। मेरे ऊपर 38 सर्वे हुए हैं जब कांग्रेस की सरकार थी, और जो भी मेरी दवाइयाँ गई हैं, किसी भी दवाई में कोई नुक्स नहीं निकला, सिर्फ उनको खाने का धंधा मिलता गया। आज पूरे संसार के अंदर मैंने एक निवेदन किया है कि जिसका उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। आप ना तो मुंह से बोलना कि क्या बीमारी है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी, ना परिवार की हिस्ट्री बतानी। जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह भले ही आपका पेट साफ हो ना हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं किया तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराया, 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड से ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगता। नाड़ी परीक्षण में रोग पकड़ने में जो रोग मिलता है दवाइयाँ लिख दी जाती हैं। इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच में होता है, बीमारी के हिसाब से। जैसी बीमारी वैसी दवाई। यदि रोगी दवाई ईमानदारी से खाता है, परहेज करता है, तो 15 दिन में 50 से 60% आराम मिल जाता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। परंतु जो परहेज पूरा नहीं करता, हेरा फेरी करता, उसका टाइम ज़्यादा लगता है। नमस्कार।